चलिए हम फिर से एक बार आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक, जो आपके एनवीएस केवीएस में आने वाले हैं। आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो टॉपिक है उस पे हम यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। एनवीएस केवीएस का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेशन यहाँ पे चल रहा है, एमसीक्यू सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भाषा है, सुभाषा क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। वागेंद्रियों द्वारा निःसृत भाषा अभिव्यक्ति, विचारों का विनिमय, उपरोक्त सभी। तो क्या है भाषा? टीचिंग एटीट्यूड का टॉपिक हम यहां पर कर रहे हैं। चलिए, क्या है भाषा? ऑप्शंस को पढ़िए और जो आपको सबसे उचित आंसर लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। वागेंद्रियों द्वारा निःसृत, बिल्कुल सही है। भाषा अभिव्यक्ति भी भाषा है, विचारों का विनिमय। यहाँ पर मुझे तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। भारत की प्राचीन भाषा है। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अभ्रंश। ये क्वेश्चन आपका बनता है, व्याकरण में भी बनता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि पीआरटी लेवल के भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक क्लास में आप तीनों ही लेवल की तैयारी एक साथ में कर सकते हैं। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत, बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा, वैसे तो राष्ट्रभाषा, किसी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हम मानते हैं ऐसा। ऑप्शन बी यहां पर हो सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। राजभाषा है। अब राजभाषा क्या है? ऑप्शंस देखिए। सरकारी कामकाज की भाषा, वर्ग विशेष की भाषा, मातृभाषा, या कोई नहीं। किसे कहते हैं राजभाषा? आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। राजभाषा जो है वो सरकारी कामकाज की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहां पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 51। देवनागरी लिपि का विकास हुआ। किससे हुआ है देवनागरी लिपि का विकास? और ऑप्शंस आपके सामने हैं। रोमन से, ब्राह्मी से, खरोष्ठी से, या गुरुमुखी से। देवनागरी लिपि का विकास यहां पर आंसर हो जाएगा ब्राह्मी से हुआ है देवनागरी लिपि का विकास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। चलिए आप देखिए यहां से पहला क्वेश्चन देखिए। कक्षा में छात्रों की अनुपस्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है? ऑप्शन है शिक्षण के जरिए, छात्रों को दंडित करके, मिठाई खिला के, अभिभावकों को सूचित करके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपके कक्षा में बच्चे बहुत अपसेंट करते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, तो आप उनके अनुपस्थिति को कैसे कम करोगे? मतलब ऐसा क्या करोगे कि बच्चे स्कूल आना स्टार्ट कर दें? सोच समझ के आंसर करना है। चलिए यहां पर देखिए, शिक्षण के जरिए
अब बच्चा स्कूल आएगा ही नहीं तो हम शिक्षण के जरिए उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? दंडित तो बच्चों को करना नहीं है। मिठाई खिलाने से बच्चा स्कूल आ जाएगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, हम एक इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं कि बच्चों के अभिभावकों को सूचित करें कि वो अपने बच्चों को स्कूल डेली भेजे। सो यहाँ पर सुटेबल जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन का तात्पर्य है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अनुशासन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है सख्त व्यवहार, कठोर दंड, आज्ञाकारिता, नियमों का पालन करना। तो आपके दृष्टि में अनुशासन का अर्थ क्या हो सकता है? कठोर दंड बिल्कुल नहीं, सख्त व्यवहार बिल्कुल नहीं, आज्ञाकारिता हो सकता है, लेकिन उससे भी अच्छा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है कि नियमों का पालन करना। यह है आपका अनुशासन। जो एक अनुशासित व्यक्ति होता है उसका हर एक काम का एक सही समय, एक सही तरीका, मतलब वो हर एक चीज को एक सही तरीके से, मतलब सही नियम से कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई छात्रा नियमित रूप से स्कूल नहीं आती है तो आप क्या करोगे? ऑप्शंस देखिए, चिंता नहीं करेंगे, उसका नाम काट देंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसके माता पिता से मिलकर उसे स्कूल जाने के लिए उत्साहित करेंगे। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस है बहुत ही अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल होते हैं। अगर आप एक बार समझ जाए तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते ही आपको समझ में आएंगी कि किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है। लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर कोई छात्रा नियमित रूप से स्कूल नहीं आती है तो हम उसका नाम काट देंगे, बिल्कुल नहीं करना है। चिंता नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। और प्रधानाचार्य शिकायत करने से भी कुछ नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं कि उसकी माता पिता से मिलकर उसे स्कूल जाने के लिए उत्साहित करेंगे। ये सबसे अच्छा आंसर है, ऑप्शन डी। नया नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, सह शिक्षा वाले विद्यालय की कक्षा में आप लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बैठाएंगे, लड़कों को लड़कियों से ज्यादा महत्व देंगे, दोनों को समान महत्व देंगे, आवश्यकता अनुसार परिस्थितियों को समझकर व्यवहार करेंगे। सह शिक्षा क्या होती है यह समझना पहले जरूरी है। सह शिक्षा मतलब जहां पे हर तरह के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, सह शिक्षा। तो ऐसी क्लास में इन चारों ऑप्शन में से आपको सही सबसे अच्छा आंसर क्या लग रहा है? सबसे अच्छा है कि आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियों को समझकर आप व्यवहार करें, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती है। तो परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करना सबसे उचित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति को सामाजिक बनाने की बुनियादी सिद्धांतों में से एक क्या है? ऑप्शंस है धर्म है, जाति है, शिक्षा है या अनुकरण। जहां पर आपके केवीएस एनवीएस के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। जिनको जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो डेली अटेंड कीजिए। जिनको नहीं पता है आप उन तक क्लासेस शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स जो भी होंगे उनको आप ये क्लासेस शेयर कीजिए। सभी का प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप खुद स्वयं भी पढ़िए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी आप पढ़ने में हेल्प कीजिए। चलिए, तो किसी व्यक्ति को सामाजिक बनाने में बुनियादी सिद्धांतों में से एक क्या हो सकता है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा एक बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। सो ऑप्शन सी शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए आपको कुछ निर्देश दिया हुआ है। निम्न प्रश्न के अनुसार
6 से 10 तक का उत्तर चुने। तो आपका प्रश्न एक ही है और इसके अनुसार आपको 6 से 10 तक आपको आंसर बताना है कि हर कंडीशन में आपका आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या यहां पर दिया हुआ है। आपके अनुसार शिक्षक को किसमें कुशल होना चाहिए? तो इसमें पहला 6वां नंबर देखिए क्या है। भाषा कौशल, भाषण कौशल, श्रवण कौशल, प्रबंधकीय कौशल, शिक्षण का कौशल। तो इन चारों कौशलों में एक शिक्षक को किसमें सबसे ज्यादा बेहतर होना जरूरी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाषण कौशल को तो आप पहले कर दो, भाषण देने से कुछ नहीं होगा। श्रवण कौशल ठीक है, जरूरी है। प्रबंधकीय कौशल भी होना चाहिए, लेकिन शिक्षण का कौशल मतलब टीचिंग का स्किल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो ऑप्शन डी यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है एक शिक्षक के लिए। चलिए तो हो गया 6 नंबर। 7 नंबर देखते हैं। ऑप्शन है बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी जानकारियां रखना, बच्चों को चीजें याद करवाने की क्षमता, बच्चों को परीक्षा में अच्छा करने के लिए सक्षम बनाना। इन चारों में से एक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा कुशल किसमें होना चाहिए? 7 नंबर के चारों ऑप्शन को देखकर बताइए। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस कीजिए और हो सके तो क्वेश्चन को आप नोट भी कर लीजिएगा। चलिए, तो जहां भी आपका ऐसा आ गया कि बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही आपका सबसे अच्छा आंसर होगा कि एक शिक्षक के लिए ये आना बहुत जरूरी है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चीजें याद नहीं करवाना है बच्चे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में भी आपका वैसे ही ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना, सभी बच्चों की क्षमताओं की समझ होना, पढ़ने में मंदबुद्धि बच्चों की पहचान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा कौशल एक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 8 का 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और सबसे ज्यादा अनिवार्य गुण कौन सा है एक टीचर के लिए? बहुत एक क्लियर सा आंसर है यहां पर। जो मेरा दावा है, अगर आप कंटिन्यू 10-15 क्लास कर ले यहाँ पे मेरे साथ, तो आगे के जो क्लासेस है उसमें मेरे से पहले आप आंसर करोगे। इतना आपका टॉपिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए रहेगा। देखिए यहाँ पर एक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सभी बच्चों की क्षमताओं की समझ होना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। विषय को अच्छी तरह समझने में बच्चों की मदद करने की क्षमता, बच्चों को सभी अभ्यास पूरी करवाने की क्षमता, पाठ्य पुस्तक से संभावित प्रश्न और उत्तर तैयार करने की क्षमता, विषय पर बच्चों की अपनी राय निर्माण करने में मदद करने की क्षमता। तो चारों क्षमताओं में से एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण क्षमता क्या होनी चाहिए? कौन सा गुण सबसे जरूरी है एक शिक्षक में? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए, अभ्यास पूरी करवाने की क्षमता ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है विषय पर बच्चों की अपनी राय निर्माण में मदद करने की क्षमता, ठीक है। ये सबसे अच्छा आंसर है, ये वाली क्षमता जरूर होना चाहिए। ऑप्शन डी इज मोस्ट करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर 10 नंबर क्वेश्चन।
अच्छी तरह संवाद करने में कुशल होना, कठिन भाषा का प्रयोग करना, छात्रों को प्रभावित करना, पाठ्य पुस्तक पढ़ के सुनाना। इन चारों में से कौन सा जो गुण है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक शिक्षक के लिए? चारों में से सर्वाधिक आवश्यक कौशल कौन सा है? आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा और मुझे लगता है सभी के आंसर सही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक पढ़ के सुनाना ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छात्रों को प्रभावित करना, हाँ होना चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग करना, नहीं, ये नहीं होगा। अच्छी तरह संवाद करने में कुशल, बिल्कुल संवाद कुशल होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आंसर, क्योंकि अगर आपका संवाद कुशल नहीं होगा तो बच्चे आप जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझेंगे। अगर आप एक अच्छे संवादक हैं तो बच्चे आपकी भाषा, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल ज्यादा जरूरी होगा शिक्षक के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। नैतिक मूल्यों के विकास की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है सरकार, समाज, परिवार या शिक्षक। नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य होते क्या है ये समझना सबसे पहले जरूरी है। उसको अपने जीवन में उचित अनुचित सही गलत की पहचान कराना ही नैतिक मूल्य है, ठीक है। तो इनके विकास की सफलता किस पर निर्भर करती है? नैतिक मूल्यों की सफलता सबसे पहले निर्भर करती है परिवार, मतलब परिवार में उसको कैसा माहौल मिल रहा है, ठीक है। परिवार में ही नैतिक मूल्यों का विकास अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। बेहतर पढ़ाई करने से निम्न में से किसका विकास होता है? ऑप्शन है समझ, उच्चारण, संवेदनशीलता या तार्किक ज्ञान। बेहतर पढ़ाई करने से किसका विकास होता है? तो देखिए यहां पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको फिर भी आप लोगों को लग रहा होगा कि सभी ऑप्शन तो सही लग रहे होंगे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सभी ऑप्शन ऑप्शन सही है, लेकिन एक ऑप्शन है जिसके अंदर ये सभी आ जा रहे हैं। उच्चारण भी सही होगा, तार्किक ज्ञान भी सही होगा, संवेदनशीलता भी सही होगी जब आपकी समझ बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विकास समझ का होगा, तभी आपके अंदर ये सारी चीजें आएंगी बेहतर पढ़ाई करने से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13। एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शन है अपने परिवार के प्रति जिम्मेवार होना, अपने छात्रों के प्रति जिम्मेवार होना, अपने समाज के प्रति जिम्मेवार होना या अपने देश के प्रति जिम्मेवार होना। एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक है तो उसका प्राथमिक कर्तव्य यही होगा कि वो अपने छात्रों के प्रति जिम्मेवार रहे। जिन छात्रों को वो पढ़ा रहा है उनकी शिक्षा को वो सुदृढ़ करे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि अगर छात्र अगर सुदृढ़ हो गया तो उसका भविष्य भी सुदृढ़ होगा, क्योंकि जो छात्र हैं वही हमारे युवा पीढ़ी, हमारा भविष्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 14। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आनुवांशिकता, अनुभव, अभ्यास, स्वयं सीखना। तो कौन सी विशेषता शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित नहीं है? क्लियर है? यहां पर ऑप्शन देखकर ही आंसर बता सकते हैं। शिक्षा से अनुभव मिलता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा में हम अभ्यास भी करते हैं,
और हम स्वयं सीखकर भी कोई चीज हम ग्रहण करते हैं, लेकिन आनुवांशिकता जो है उसका शैक्षिक उपलब्धि से कोई संबंध नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए घबराना नहीं है, कई लोग घबरा जाते हैं। पढ़ेंगे इसको। यदि कोई छात्र कक्षा में किसी से बात नहीं करता है तो आप उसे स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कक्षा में चुप चुप से रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो आप उनको कैसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करोगे, कैसे आप उनको बोलोगे कि हाँ तुमको बोलना चाहिए, तुमको खुलकर बात करना चाहिए? ऑप्शंस देखिए। परिचर्चा आयोजित करके, बच्चे को कक्षा में होने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करके, शैक्षिक खेल कार्यक्रम आयोजित करके जिसमें बच्चों को आपस में बात करने की आवश्यकता महसूस हो। जो बच्चे अपने आप को सबके सामने बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करते हैं उन्हें अच्छे अंक देकर। तो सबसे पहले ऑप्शन डी को तो काट दीजिए, ऑप्शन डी को काट दीजिए। अब बताइए, परिचर्चा आयोजित करना ठीक है और गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना ये भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे शैक्षिक खेल कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ मुझे इसकी जरूरत है तो मुझे इससे बात करना पड़ेगा, मतलब वो खुद से दूसरे से बात करे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सबसे बेहतर ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन को पढ़ के, ऑप्शन को पढ़ के आपको सही ऑप्शन निकालना पड़ेगा, यही सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए, आप एक कक्षा में पढ़ाने के दौरान दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मतलब डे ड्रीम, मतलब आप पढ़ा रहे हो लेकिन आपके दिमाग में चली कुछ और रहा है, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, आप कुछ और ही सोच रहे हो, कुछ पढ़ा कुछ और रहे हो। तो आप वास्तव में सोच रहे हैं। तो क्या आप वास्तव में सोच रहे हैं? मतलब अगर आप पढ़ाते समय कुछ और ही सोच रहे हो तो क्या आप वास्तव में सोच रहे हो? हाँ, नहीं, नहीं। लेकिन दिन में सपने देखना विचाराधीन होने का उदाहरण है। हाँ, वास्तव में सोच रहे हैं और दिन में सपने देखना विचाराधीन होने का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी क्लास को शेयर कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे, सो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, हाँ, वास्तव में सोच रहे हैं और दिन में सपने देखना विचाराधीन होने का एक उदाहरण है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, तो सेशन आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।